Hello, students. I do hope you all will be doing well at home. Myself is Ashish Mishra and I am with the third lesson of class 5 naming Going for Water, a very beautiful poem written by Robert Frost. As you can see the picture of Robert Frost on the screen. Now let's talk about the poet. Robert Frost was born on 26th of March 1874 in San Francisco, California, USA. He spent the first 11 years of his life there until his father, William Prescott Frost Jr., died of tuberculosis. 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को के कैलिफोर्निया नामक शहर में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म हुआ। 11 अपने जीवन के शुरुआती 11 साल वो यहीं रहे अपने पिता के साथ, जब उनकी मौत ट्यूबरकुलोसिस से हो गई। उनके पिता की मौत, जिनका नाम विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट जूनियर था। Frost is mostly known for his poem Roads Not Taken. फ्रॉस्ट जो है बहुत सारी कविताओं के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे प्रसिद्ध कविताएं हैं वो हैं रोड्स नॉट टेकन, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। ये कुछ ऐसी कविताएं हैं जिनके बारे में काफ़ी चर्चा होती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो लिखते हैं उनका मेन थीम प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है। जैसे प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है, उसी प्रकार से वेस्टर्न जो लिटरेट्स हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को प्रकृति के शानदार कवि, प्रकृति के साथ जुड़े रहने वाले शानदार कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो इनकी कविताओं में जो मेन थीम आपको मिलेगा वो है नेचर एंड यूजुअली इंक्लूड अ मोमेंट ऑफ इंटरेक्शन। और इनकी कविताओं में प्राय एक इंटरेक्शन मिलता है, एक व्यक्ति संवाद करता हुआ मिलता है बिटवीन अ ह्यूमन स्पीकर नेचुरल फेनोमेना। प्राकृतिक घटना का मानव के साथ संवाद इनकी प्राय कविताओं में देखी जा सकती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता क्लास 10th में है, द स्नो। द स्नो यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको इस प्रकार की घटनाएं यानी प्रकृति और मानव के बीच में संवाद स्थापित करते हैं। ये इनकी कविताओं का सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द समराइजेशन ऑफ द पोएम, समरी ऑफ द पोएम। कवि ने क्या कहना चाहा है इन दिस पोएम गोइंग फॉर वाटर। ये जो पोएम है गोइंग फॉर वाटर, इसमें पोएट डिपेक्ट किए हैं द एडवेंचरस जर्नी ऑफ सम चिल्ड्रेन, कुछ बच्चों के साहसिक यात्रा को, मनोरंजक यात्रा को वर्णन किया है। Who travels along the fields to fetch the water from brook because the well was dry। कुछ बच्चों का उन्होंने साहसिक यात्रा का वर्णन किया क्योंकि वो बच्चे पास वाले पानी के मुहाने से पानी लाने जा रहे थे, क्योंकि उनके घर के बगल का जो कुआं था वो सूख गया था। The children took bucket and set in for the search of water। बच्चों ने अपने अपने बाल्टियां उठाई और पानी की खोज के लिए वो ब्रुक की खोज के निकल गए। It was already evening, शाम हो चुकी थी, and the moon had downed behind the tree। और जो चंद्रमा था वो पेड़ के पीछे से उग चुका था। And
बट दे वेयर नॉट एफ्रेड, लेकिन वो डरे नहीं थे, बिकॉज इट वॉज देयर ऑन फील्ड, क्योंकि ये उनकी ज़मीन थी, उनका मैदान था. दे रैन एज इफ दे वॉन्टेड टू कैच द मून. वो इस प्रकार से दौड़े जैसे कि वो चंद्रमा को पकड़ना चाहते हों. दे फील्ड विद इमेंस जॉय. वो उनका मन खुशी से, प्रचुर खुशी से भर गया, हृदय गदगद हो गया. एज दे पास थ्रू द फॉरेस्ट, जैसे ही उन्होंने जंगल को पार किया. एज एंड शून दे हर्ड द साउंड ऑफ ब्रुक. और फिर अचानक नदी के मुहाने, नदी के कल कल करती हुई ध्वनि उनके कानों में पड़ी. इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, in the last stanza, the poet has depicted a mesmerizing and spectacular natural beauty of moonlight falling on the brook. इस कविता के लास्ट स्टेंजा में कवि ने मंत्रमुग्ध और बेहतरीन प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है, जब चंद्रमा की किरणें, चंद्रमा का प्रकाश या चंद्रमा की किरणें उस नदी के मुहाने पर, नदी की सतह पर पानी की बूंदों पर पड़ती हैं. विच लुक्ड लाइक सिल्वर ब्लेड. ऐसा लगता है जैसे कोई चांदी की तलवार पानी के सतह पर बह रही हो. एंड स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर्ड एज इफ दे वर पर्ल्स. और पानी की छोटी छोटी बूंदें ऐसी लग रही हो जैसे वो मोतियों सदृश हो. So students, this was the summary of the poem. Now we will go through the stanza wise meaning of this poem. The well was dry beside the door, and so we went with pail and can across the field behind the house to seek the brook if still it ran. घर के पास का जो कुआं था वो सूख चुका था. बिसाइड द डोर मतलब घर के पास का. लेट मी सी यू. बिसाइड द डोर, बिसाइड द डोर मीन्स दरवाजे के पास. द वेल वॉज ड्राई बिसाइड द डोर, यानी दरवाजे के पास का जो कुआं था वो सूख चुका था. एंड सो वी वेंट विद पेल, PAIL, पेल. और इस प्रकार से हम लोग, पेल मतलब होता है बकेट, बाल्टी. एंड कैन, हम लोग, चूँकि हमें पानी की आवश्यकता थी, इस वजह से हम लोग बाल्टी लेकर के निकल पड़े. अक्रॉस द फील्ड्स बिहाइंड द हाउस, घर के पीछे वाले खेत से होकर के. टू सीक द ब्रुक इफ इट स्टिल रैन, ये खोजने के लिए कि क्या जो वो नदी का एक छोटा सा जो भाग है वो, क्या उसमें अभी भी पानी है, और यदि पानी है तो उस पानी को लाने के लिए हम लोग निकल पड़े. नॉट लॉथ टू हैव एक्सक्यूज टू गो. नॉट लॉथ का अर्थ होता है नॉट अनविलिंग, यानी हम लोग अपने मन से वहाँ जाना चाहते थे. बिकॉज द ऑटमन ईव वॉज फेयर, क्योंकि वसंत की जो वो संध्या थी वो काफ़ी सुंदर थी. ईव मतलब संध्या, ऑटमन बसंत. दाउचिल, हालांकि ठंड थी. बिकॉज द फील्ड्स वेयर आवर्स, परंतु वो जो ज़मीन थी, जो मैदान था, वो जो खेत था वो अपना था. एंड बाय द ब्रुक आवर वुड्स वेयर देयर. और ठीक उस ब्रुक के किनारे हमारे जंगल थे जहाँ पेड़ पौधे हम लोगों ने लगा रखे थे. We ran as if to meet the moon. हम लोग इस प्रकार से दौड़े जैसे कि हम लोग उस चंद्रमा को पकड़ना चाहते हों. दैट स्लोली डाउन बिहाइंड द ट्रीज, जो कि धीरे धीरे पेड़ की
शाखाओं के पीछे से, जिसमें कि पत्ते नहीं थे, वहां से उग रहा था, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। चंद्रमा, द मून इज डाउनिंग बिहाइंड द ट्रीज विदाउट एनी लीफ, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑन द स्क्रीन। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक पेड़ है, उस पर कुछ पत्ते नहीं हैं, उसकी पत्तियां झड़ चुकी हैं, और ठीक इस पेड़ के पीछे से चंद्रमा उग रहा है। We ran as if to meet the moon, हम लोग ऐसे दौड़े जैसे कि हम चंद्रमा से मिलना चाहते हों। That slowly down behind the trees, जो कि उस ठूठे से यानी उस बेजार से पेड़ के पीछे से निकल रहा था, उग रहा था। द barren bough without the leaves, और उस पेड़ की शाखाओं पर कोई पत्तियां नहीं थी। विदाउट द बर्ड्स, उस पर कोई पक्षी नहीं थे। विदाउट द ब्रीज, और कोई भी मंद मंद हवा, मध्यम हवा नहीं चल रही थी। बट वंस विद इन द वुड, लेकिन जंगल में जैसे ही हम लोग पहुंचे, वी पाउज्ड, हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके। लाइक द नोम्स दैट हीड अस फ्रॉम द मून, ऐसे रुक गए। ऐसा लगा कि जैसे चंद्रमा को किसी बौने ने छुपा लिया हो। रेडी टू रन टू हाइडिंग न्यू विद लाफ्टर व्हेन शी फाउंड अस सून, हम लोग फिर से दौड़ने के लिए तैयार हो गए। हाइडिंग न्यू विद लाफ्टर व्हेन शी फाउंड अस सून, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हंसता हुआ हमें जल्द ही खोज लेगा। कौन? चंद्रमा का प्रकाश, जो कि अभी छुप गया था। इट्स लेड ऑन अदर स्टेइंग हैंड, हम लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। टू लिसन एर वी डेयर टू लुक, हम लोगों ने पीछे मुड़ना नहीं समझा, पीछे मुड़ने की हिम्मत भी नहीं दिखाई, क्योंकि हम लोग उस समय डरे हुए थे और एक एक आवाज़ को सुनने का प्रयास कर रहे थे। एंड इन द हस वी जॉइन टू मेक, और फिर अचानक जैसे ही हम लोगों ने जंगल को पार किया, वी हर्ड वी न्यू वी हर्ड द ब्रूक, और तभी एक आवाज़ सुनाई दी, और उस आवाज़ से हम लोग जान गए कि वो नज़दीक का मुहाना, वो नदी का जो किनारा था, वो बहुत ही नज़दीक में ही था। ए नोट इज फ्रॉम सिंगल प्लेस, और तभी अचानक एक जगह पर से हम लोगों ने, उन बच्चों ने नोट किया, महसूस किया, अ स्लेंडर टिंकलिंग फॉलिंग दैट मेड, चंद्रमा की प्रकाश उस पानी के मुहाने के सतह पर पड़ रही थी। नाउ ड्रॉप्स दैट फ्लोटेड ऑन द पूल, और पानी, उस मुहाने के सतह पर जो पानी था, वो पानी लाइक पर्ल्स नाउ अ सिल्वर प्लेट, उसमें जो तरंगे उठ रही थी, वो चंद्रमा के प्रकाश से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई चांदी की तलवार पानी की सतह पर तैर रही हो, और उसकी प्रत्येक बूंद, उस मुहाने की प्रत्येक बूंद एक पर्ल की तरह, मोतियों की तरह चमक रही थी। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द पोएम माय डियर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज नॉन फॉर इंटरेक्टिंग विद द नेचर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविताओं का यही सबसे सुंदर पार्ट है, क्योंकि वो प्रकृति की खूबसूरती का बड़ा ही बेहतरीन ढंग से वर्णन करते हैं। चंद्रमा की रोशनी जो पानी के सतह पर पड़ती है, और उसमें जो लहरें उठती हैं, वो लहर ऐसी दिखाई पड़ रही थी जैसे कोई चांदी की तलवार पानी की सतह पर बह रही हो, और उसकी एक एक बूंद मोतियों के सदृश नजर आ रही हो। So students, this is all for today. I would like to appeal you to read this poem
again and again. Try to understand it. Thank you for watching this video. We will see you in the next video. I will come up with some of the question and answers and exercises given in this lesson. Till then, it's time to say you bye. Thank you.